जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 2 यानी बहुपद को हम खत्म कर लेते हैं। आज हमारा चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे एक एक वर्ड को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दो दो मतलब आप जानते ही होंगे कि दो संख्या दो है, और चर चर इसके पहले के वीडियो में यानी हम बहुपद चैप्टर में चर बता दिए थे, चर और अचर संख्या बता दिए। तो चर संख्या क्या होती है? तो वैसा राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है, वैसा राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है। जैसे जितने भी अल्फाबेट हैं ए बी सी, जितने भी अल्फाबेट हैं सब चर राशि हैं। सब क्या है? चर राशि। जितने भी अल्फाबेट है सब चर राशि है, तो जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है। यानी एक्स का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। एक्स का मान हम 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं एक्स का मान, तो वो हो जाएगा चर संख्या। और अचर संख्या क्या होता है? तो अचर संख्या जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में नहीं बदलता है। यदि 5 है तो 5 है, 5 के जी आलू चाहिए तो 5 के जी आलू चाहिए, तो वो हो जाता है अचर संख्या। ये होता है चर संख्या। ओ मतलब होता है नहीं, और चर मतलब होता है आप चर मतलब जिसका मान बदलता रहता है। तो जिसका मान नहीं बदलता है वो चर राशि, जिसका मान नहीं बदलता है वो चर राशि। तो वैसा राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में नहीं बदलता है उसे हम चर राशि। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझना है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? तो जिस समीकरण में केवल एक चर हो और चर का घात एक हो, क्योंकि यहाँ रैखिक समीकरण का रहा है, बस थोड़ा सा अंतर है बहुपद और रैखिक बहुपद और रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण में थोड़ा सा अंतर है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता था कि जिस समीकरण में केवल एक चर हो और चर का घात एक हो। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि यहाँ हम लिखते हैं 2x + 5 बराबर 0। 2x + 5 बराबर 0। तो यहाँ चर का घात क्या है? केवल चर कितने चर है? तो केवल एक चर होना चाहिए इसमें। देखिए यहाँ कितने चर है? तो केवल एक चर है। अगर जो हम यहाँ ले देते हैं 2x + 5y बराबर 0, तो ये हो जाता है दो चर, क्योंकि इसमें x चर भी है और इसमें y चर भी है। दो चर है, x चर और y चर, दोनों चर है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में केवल एक चर होते हैं। यदि x चर है तो x चर ही रहेगा, यदि y चर है तो y चर ही रहेगा। तो वो हो जाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो जिस समीकरण में केवल एक चर हो और चर का घात क्या हो? एक हो। यहाँ हम दो लिखे तो नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ रैखिक समीकरण है। रैखिक बहुपद में क्या होता था कि रैखिक समीकरण और रैखिक बहुपद दोनों सेम ही, लगभग सेम है। तो रैखिक बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या होता था? तो एक। इसमें भी चर का अधिकतम घात क्या होगा? तो एक होगा। अब जिसे हम लेते हैं 6y + 9 बराबर 0। 6y + 9 बराबर, तो ये भी एक चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चर है, y चर है। ये दोनों तो अचर है, लेकिन y चर है। तो y चर कितना है? तो एक चर है, सिर्फ एक चर है। तो वो हो जाएगा क्या? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब व्यापक रूप इसका क्या होता है? यानी मानक रूप, यानी इसको हम किस रूप में लिखते हैं? तो व्यापक रूप होता है ax + b। इसका व्यापक रूप होता है ax + b। अब पूछेगा आपसे यहाँ पे कि a का मान बताइए। यहाँ पे ये समीकरण आपको दे देगा। अब पूछेगा कि a का मान बताइए, b का मान बताइए। तो a का मान क्या है? तो x के साथ कौन सी संख्या गुना हो रही है? तो 2 है, तो 2 यहाँ। और b का मान क्या है? तो b का मान यहाँ कितना है? तो 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वैसा रैखिक समीकरण, ये भी रैखिक समीकरण है। तो चर का अधिकतम घात क्या होगा? तो एक होगा। लेकिन कितना चर होना चाहिए? तो दो चर होना चाहिए। अधिकतम घात एक हो और चर कितना होना चाहिए? तो दो चर होना चाहिए। तो लिखेंगे जिस समीकरण में दो चर हो और चर का घात एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल से हम समझते हैं 5x + 2y बराबर 7। 5x + 2y बराबर 7। तो यहाँ आप कितना चर देख रहे हैं कि x चर भी है, y चर भी है, यानी दो चर है। एक है x चर और एक है y चर। तो यानी यहाँ कितना चर है? तो दो चर है। तो ये क्या हो जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिस समीकरण में दो चर हो,
सिर्फ एक चर रहेगा तो वो हो जाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, और जिसमें दो चर हो वो हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इस रूप में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो आपसे यहाँ ये एग्जाम्पल आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि a का मान ज्ञात करें, b का मान ज्ञात करें और c का मान बताएं। तो यहाँ a का मान क्या होगा, तो x के साथ कौन सी संख्या गुणा रही है तो 5, और b का मान क्या होगा तो y के साथ कौन सी संख्या गुणा रही है तो 2, और c का मान क्या होगा, जब हम c को इधर लाएंगे बराबर के इस साइड लाएंगे, और बराबर की उस साइड में है प्लस में, यहाँ प्लस में है, लेकिन जब हम बराबर के इस साइड में लाएंगे, क्योंकि यहाँ बराबर के इस साइड में है c, तो जब हम बराबर के इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस का 7। तो a बराबर 5 और b बराबर 2 और c बराबर क्या होगा माइनस का 7। यही हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी इस रूप में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखते हैं। और एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस रूप में, ax प्लस b के रूप में हम लिखते थे। अब हम समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके पहले हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिया था और दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि 5x प्लस 2y बराबर 7, और यहाँ हम देते हैं 3x माइनस का 4y बराबर का 6। तो ये जो दोनों है ये दोनों एक ही है। इसको सिर्फ हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन जब हम दोनों को ऐड करेंगे, हम दोनों को लिखेंगे एक साथ, हम दोनों को लिखेंगे तो ये हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा। तो जो जोड़ा में हो, यानी ये भी जोड़ा में होना चाहिए, ये भी जोड़ा में होना चाहिए, तो जो जोड़ा में यानी जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जिसे अब दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि 6x प्लस 9y माइनस का 7 बराबर का 0, 3x प्लस 2y माइनस का 9 बराबर 0। तो ये जो दोनों हम लिखे, दोनों हम साथ साथ लिखें, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता था कि सिर्फ हम एक ही को लिखते थे, इसको लिखते थे, लेकिन रैखिक समीकरण युग्म में हम क्या लिखेंगे, तो दोनों को हम लिखेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे, इस दोनों को हम ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे, तब दोनों को ऐड करने पर हम क्या मिलता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी जब समीकरण जोड़ा हो, यानी एक समीकरण और दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण जो साथ साथ में हो, उसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें देखिए तो ये अलग समीकरण है, ये अलग समीकरण, लेकिन क्या हम दोनों को साथ में लिखें तो ये हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी अलग समीकरण है, ये भी अलग समीकरण है, लेकिन जब दोनों को हम साथ साथ में लिखते हैं तो वो हो जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप होता है ax प्लस b1y और प्लस c1, और बटा में होता है a2x और प्लस b2y और प्लस c2। यानी इस समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम इस रूप में लिखते हैं। किस रूप में हम लिखते हैं, तो 5x, जिसे एग्जाम्पल लेते हैं 5x प्लस 2y बराबर 7, और 3x प्लस माइनस का 4y बराबर 6। तो इसी रूप में है ना, हम यहाँ लिखे हैं कि पहला समीकरण को हम लिखे हैं तो यहाँ पहला समीकरण को, दूसरा समीकरण तो यहाँ भी दूसरा समीकरण को लिखे हैं। अब इसमें आपसे पूछेगा कि a1 का मान क्या होगा, a1 का मान, a2 का मान क्या होगा, b1 का मान क्या होगा और b2 का मान क्या होगा, c1 का मान क्या होगा और c2 का मान क्या होगा।
तो A1 का मान, A1 का सबसे ऊपर वाला, तो A1 का क्या है इसमें, तो 5 है, यहाँ हम 5 दे देंगे। और A2 यानी A2 इसमें क्या है, तो नीचे में क्या है, तो 3 है, तो 3 यहाँ हम दे देंगे। B1 ऊपर में क्या है, तो 2 है। और B2 नीचे में क्या है, तो माइनस का 4 है, माइनस का 4 हम रख देंगे। और C1 क्या है, तो C1 जब हम इसको इधर लाएंगे, समझ ये 7 को हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और C2 क्या है, C2 इसमें क्या है, तो 6, लेकिन जब इसको हम बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6। तो ये हो जाएगा दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ये इस रूप में हम दो चर वाले रेखीय समीकरण को लिखते हैं। अब हम समझते हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण हमको दिया हुआ, दो चर वाले रेखीय समीकरण हमको ये दिया हुआ, यानी इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें 3 कंडीशन होता है, क्या होता है, 3 कंडीशन होता है। तो फर्स्ट कंडीशन को समझेंगे हम, पहला कंडीशन को पहला शर्त को हम समझेंगे कि अगर जो a1 बराबर a1 बराबर हो जाएगा b1 बाय b2 बराबर अगर जो नहीं होगा, यानी a1 बाय a2 इक्वल टू नॉट b1 बाय b2, तो इसमें 3 कंडीशन होता है। क्या होता है, पहला इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, तो जब भी a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो इसका जब ग्राफ होगा, इसका प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ किसको कहते हैं, तो ये एक ये है और ये एक ये है। तो जहां ये दोनों कटता है, जहां जब दोनों कटेगा तो उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना। तो जहां दोनों कटेगा वहां क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, तो उसी को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी। और इसका युग्म कैसा होगा, यानी युग्म ये संगत होगा कि असंगत होगा, युग्म कैसा होगा, तो ये संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। जब भी दोनों जब मिल जाएगा, एक रेखा दूसरे रेखा पर मिल जाएगा तो वो संगत कहलाता है। एक रेखा जब दूसरे रेखा पर, ये भी दूसरे रेखा पर मिल गया तो ये क्या होगा, संगत कहलाएगा। जब एक रेखा दूसरे रेखा पर मिल जाएगा तो ये संगत। अब संपाती रेखा क्या होगा, तो संपाती रेखा आप इसके कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे कि संपाती रेखा जब एक ही रेखा पर 2 रेखा होता है तो उसे हम कहते हैं संपाती रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, तो संपाती। तो ये भी दोनों आपस में कट कर रहा है, जब ये पैरेलल हो एक दूसरे के, तो ये भी दोनों आपस में कट कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा, संगत। लेकिन जब ये और ये समानांतर हो, यानी ऐसे सिर्फ रहेगा और सीधे चलते रहेगा, ये दोनों कभी आपस में मिलेगा, कभी आपस में नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। यानी जो मिल जाता है, एक बिंदु एक रेखा दूसरे रेखा पर मिल जाएगा तो वो हो जाएगा संगत, और जब एक रेखा दूसरे रेखा पर नहीं मिलेगा तो वो हो जाएगा असंगत। तो इसका युग्म कैसा होगा, संगत होगा। युग्म कैसा होगा, संगत होगा। और ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। और हल कितना होगा इसका, यानी हल इसका जब हम हल निकालते हैं, यानी a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इसका जब हल निकलता है तो हल इसका निकलता है केवल एक हल, या इसी को हम कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब क्या, ओ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब 2, जिसका 2 हल नहीं हो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, केवल एक, मतलब एक हल हो उसमें। और दूसरा कंडीशन जब बनता है, ये पहला कंडीशन हो गया, और दूसरा कंडीशन बनता है, दूसरा कंडीशन है शर्त। दूसरा शर्त क्या है कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 बराबर नहीं होगा c1 बाय c2 का, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, पहले समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ जब ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा, ये दोनों समांतर ही चलता रहेगा। तो जब समांतर ही चलता रहेगा तो इसका जब मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो इसका क्या होगा, तो समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा, तो समांतर होगा। और युग्म इसका कैसा होगा, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, यानी एक दूसरे के पैरेलल में तो आपस में कभी नहीं मिलेंगे, तो वो हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। और इसका हल क्या होगा, तो हल इसका निकलता है जब एक भी हल नहीं निकलता, इसका एक भी हल नहीं
हल नहीं निकलता है, एक भी हल नहीं निकलता है। तो इसका एक भी हल नहीं, जब एक दूसरे के समांतर, जब एक लाइन दूसरे लाइन पर काटेगा तभी उसका हल निकलेगा। जब एक लाइन दूसरे लाइन पर नहीं काटेगा तो उसका हल नहीं निकलता। तो ये लाइन पर काट रहा है तो एक भी बार नहीं काट रहा है, तो इसका क्या हल कितना बार निकलेगा? तो एक भी बार नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ क्या होता था, प्रतिच्छेदी ग्राफ में ये एक बार मिल रहा था, तो इसको हम कहेंगे कि प्रतिच्छेदी ग्राफ में ये एक बार मिल रहा था, तो इसका हल कितना होगा? तो केवल एक हल होगा। और दूसरा क्या है, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, यानी समांतर चलते रहेंगे तो आपस में कभी नहीं मिलेंगे, तो वो हो जाएगा असंगत हो जाएगा। और इसका हल कितना निकलेगा? तो हल एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये समांतर चल रहा है। तीसरा कंडीशन है, तीसरा शर्त है, इसमें तीसरा शर्त होता है A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 और बराबर का C1 बाय C2। तो जब A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 तीनों का तीनों बराबर हो जाए, तो इसका सबसे पहला हल के ग्राफ क्या निकलेगा? तो ग्राफ निकलेगा संपाती। संपाती क्या होता है? तो एक ही लाइन पर दूसरा लाइन कट करता है, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन ये जो है कट करेगा। तो एक ही लाइन पर दूसरा लाइन कितना बार कट करेगा? तो एक ही लाइन पर दूसरा लाइन तो अनगिनत बार कट करेगा, यहाँ अनगिनत बार कट करेगा। तो इसका हल क्या निकलेगा? पहला तो ये हो जाएगा संपाती, ग्राफ किसा होगा? तो संपाती। और हल क्या निकलेगा? हल तो ये अनंत बार कट रहा है, यानी अनगिनत हल निकलेगा। अपरिमित रूप से अनगिनत हल होगा। यानी ये कितना बार कट रहा है? तो अनगिनत बार कट रहा है, तो उसका कितना हल होगा? तो अनगिनत हल होगा। अब तीसरा है युग्म, इसका किसका होगा? तो ये एक दूसरे पर काट रहा है, जब भी एक दूसरे पर काटेगा तो वो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और जब एक दूसरे पर नहीं काटेगा तो वो असंगत हो जाएगा। ये जिसे ये है असंगत है, तो ये एक दूसरे पर नहीं काटता है, ये समांतर चलता रहता है। और ये प्रतिच्छेदी है, और ये एक लाइन पर दूसरा लाइन काटता है। तो इसका कितना हल निकलेगा? तो एक ही लाइन पर दूसरा लाइन काटेगा तो कितना अनगिनत हल निकलेगा, तो अनगिनत हल होगा। अब अपरिमित रूप से अनगिनत हल, इसको क्या कहते हैं हम? संपाती। तो ग्राफ इसका कैसा होगा? संपाती होगा। और संगत होगा कि असंगत होगा? यहाँ तो ये संगत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कट कर रहा है, यानी मिल रहा है। तो मिलेगा तो वो हो जाएगा संगत, और जब हटेगा, दूर हटेगा तो वो हो जाएगा असंगत।